Hello, everyone. Welcome to today's lecture. This is the ninth lecture with respect to our contract law series. And I hope you all are doing well and enjoying these lectures. Wishing a very happy Navratri to all those who are celebrating. So, let's start with today's lecture. Today, we are going to discuss breach of contract and remedies under the Indian Contract Act 1872, and it is a very crucial part of contract law. So we will discuss some landmark judgments and even relevant legal provisions, and at the end of the lecture, like always, I'll be discussing practical scenario based questions. Feel free to you know uh, give your opinions and write down your doubts inquiries in the comment section below, so that I'm also aware about it, how you people are you know uh, basically apprehending this particular series and contract law from this practical point of view. So let's start with today's session. सो हमारे ओवरव्यू सेक्शन में हम देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है और इसके क्या टाइप्स हैं. Basically, actual and anticipatory are the two types of it. So the law distinguishes between these two, with each having its own legal implications, right? Indian legal framework, especially sections 73, 74, and 75 of the Act, एक strong system provide करते हैं to deal with the failure of a party to perform their contractual obligations. So we will discuss the remedies that are available regard to the same, and which are these remedies are also categorized into monetary compensation, जैसे कि damages, and equitable relief, like specific relief, specific performance, and injunctions. Today, we will also dive deep into two landmark cases, Hadley versus Baxendale and Mola Bucks versus Union of India. Let's discuss the doctrine of breach of contract, which lays a foundation for commercial law. एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक लीगल अग्रीमेंट होता है जो पार्टीज के बीच म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस एस्टैब्लिश करता है. ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब एक पार्टी उस अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती, विच मीन्स वो अपना पार्ट परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तो उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पर्टिकुलरली चैप्टर 6, ऐसे फेलियर्स को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करता है, जिसका मेन एम इंजर्ड पार्टी को कंपेंसेट करना है, राइट? सो देयर आर two types of breaches that we have to understand. फर्स्ट वी हैव एक्चुअल ब्रीच और दूसरा है एंटिसिपेटरी ब्रीच. कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में फेलियर दो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और इन दोनों की लीगल इम्प्लीकेशंस भी डिफरेंट है. इस डिफरेंस को समझना रेमेडीज के लिए क्रिटिकल है. फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअल ब्रीच. Do read these notes whenever you get time on your own also, and आप ट्राई कीजिए कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलती है. सो या वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस एक्चुअल ब्रीच. ये तब होता है जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को उस वक्त परफॉर्म नहीं करती जब उन्हें करना होता है. एग्जाम्पल, इमेजिन अ डेवलपर जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट है एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सर्टेन डेट तक कंप्लीट करने का. अगर डेडलाइन एक्सपायर हो जाती है और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, दैट्स एन एक्चुअल ब्रीच. सिमिलरली, अगर एक बायर को फाइनल पेमेंट डिलीवरी पर करनी है और वो फेल हो जाता है, इट्स अ ब्रीच ऑफ हिज ऑब्लिगेशन. देन वी हैव एंटिसिपेटरी ब्रीच. ये ब्रीच थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये तब होता है जब एक पार्टी परफॉर्मेंस डेट से पहले ही अपना फ्यूचर ऑब्लिगेशन फुलफिल ना करने का इंटेंशन इंडिकेट करती है. ये दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट, एक्सप्रेस रेप्यूडिएशन. पार्टी क्लियरली इसमें स्टेट कर देती है, रिटन में या फिर वर्बली, कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगी.
नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सप्रेस रेपुडिएशन, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज आपने एक केटरर हायर किया फॉर योर वेडिंग, जो कि 1 दिसंबर को है. अक्टूबर 15th को वो आपको मैसेज करके इन्फॉर्म करते हैं कि उनके पास एक बड़ा इवेंट है और वो आपकी वेडिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. दिस इज एन एक्सप्रेस एंटिसिपेटरी ब्रीच. देन वी हैव नेक्स्ट वन विच इज इम्प्लाइड रेपुडिएशन. पार्टी के एक्शंस की वजह से उनके लिए अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है. सो इसका एग्जाम्पल है, इमेजिन कीजिए कि आपने एक रिनाउंड आर्टिस्ट से एक यूनिक पेंटिंग बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन डेडलाइन से पहले ही आपको यू नो पता चला कि उस आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग किसी और को सेल कर दी है. दिस एक्शन मेक्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, हेंस इट इज एन implied anticipatory breach. Then you have legal implications of anticipatory breach. सेक्शन 39 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डील किया जाता है. सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंटिसिपेटरी ब्रीच को गवर्न करता है और नॉन ब्रीचिंग पार्टी को एक क्रिटिकल स्ट्रैटेजी चॉइस देता है. अग्रीव्ड पार्टी को वेट करने की नीड नहीं है. उनके पास टू ऑप्शंस हैं. एक, या तो वो टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, द प्रोमाइसी कैन पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं बिना परफॉर्मेंस डेट का वेट किए. नेक्स्ट यू हैव, दे कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट. ये दूसरा ऑप्शन है. द प्रोमाइसी कैन सिग्निफाई बाय वर्ड्स और कंडक्ट उनकी एक्विसेंस इन इट्स कॉन्टिन्यूएंस, और वेट कर सकते हैं कि दूसरी पार्टी अल्टीमेटली अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करेगी या नहीं. लेकिन इस ऑप्शन में एक बड़ा रिस्क है. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखते हैं और इस ड्यूरिंग इन द मिडल ऑफ दिस कोई भी सुपरवीनिंग इवेंट हो जाता है, जैसे कि एक फोर्स मेजॉर जो परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना देता है, तो उनके डैमेजेस के लिए स्यू करने का जो राइट है वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाता है. राइट. देन वी हैव द रेमेडी of damages. So basically through the case of Hadley versus Baxendale, आप better way में समझ सकते हो ये मॉनेटरी डैमेजेस के बारे में. मॉनेटरी डैमेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे कॉमन रेमेडी है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंजर्ड पार्टी को उस इकोनॉमिक पोजीशन में वापस लाना है जिसमें वो होते अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता. सेक्शन 73 डील करता है इससे, और सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज सर्टेन प्रिंसिपल्स. इंग्लिश केस हैडले वर्सेस बैक्सनडेल में जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं, कॉमन लॉ रूल का इनडायरेक्ट कोडिफिकेशन उसमें ही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस केस. फैक्ट्स इसमें क्या थे? द प्लेंटिफ हैडले हैड अ फ्लावर मिल. ठीक है. जब उनकी मिल का क्रैंकशाफ्ट ब्रेक हो गया, उन्होंने डिफेंडेंट बैक्सनडेल को उसे रिपेयर के लिए ट्रांसपोर्ट करने को हायर किया. डिलीवरी में डिफेंडेंट्स की नेग्लिजेंस के वजह से डिले हुई और मिल काफ़ी डेज तक बंद रही, जिससे प्लेंटिफ्स को लॉस प्रॉफिट्स का काफ़ी लॉस हुआ. इश्यूज जो मेनली इसमें अराइज हुए थे वो ये था कि क्या बैक्सनडेल लॉस प्रॉफिट्स के लिए लायबल थे जब उन्हें ये एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट नहीं किया गया था कि मिल का काम इस क्रैंकशाफ्ट पर डिपेंड करता है. सो द जजमेंट दैट वाज हेल्ड, बेसिकली कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में ही रूलिंग दी थी. कोर्ट ने स्टेट किया था कि डैमेजेस दो तरह के होते हैं. एक तो वो जो अराइज करता है नेचुरली फ्रॉम द ब्रीच, और दूसरा जो पार्टीज ने कंटेम्पलेट किए थे एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि कैरियर को मिल के बंद होने की स्पेशल सर्कमस्टांस के बारे में पता नहीं था, they couldn't be held liable for those remote losses.
इस केस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने के लिए ब्रीचिंग पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में पहले से बताया इन्फॉर्म करा होना चाहिए. So yeah, then we have liquidated damages and penalties, जो कि सेक्शन 74 में है. सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन सिचुएशंस को एड्रेस करता है जहां कॉन्ट्रैक्ट में ही ब्रीच होने पर एक स्पेसिफाइड अमाउंट देने की बात होती है. द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन मौला बक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस मैटर पर इंडियन लीगल पोजीशन को सॉलिडिफाई किया. So let's go through the facts of this case. The plaintiff, Mola Bucks, had entered into a contract with the government. गुड सप्लाई करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. उन्होंने सिक्योरिटी मनी डिपॉज़िट की थी, जो अगर वो फ़ेल होते तो फ़ॉरफ़ीट हो जाती. जब वो गुड सप्लाई नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने पूरी डिपॉज़िट फ़ॉरफ़ीट कर दी. मौला बक्स ने फ़ॉरफ़ीचर को चैलेंज किया यहाँ पे. एंड इश्यूज़ जो मेनली अराइज़ हुए थे इस केस में वो ये थे कि क्या गवर्नमेंट पूरी डिपॉज़िट अमाउंट के लिए एंटाइटल्ड थी, या वो सेक्शन 74 के अंडर सिर्फ रीज़नेबल कंपनसेशन ही क्लेम कर सकते हैं. Judgment, let's try to analyze the judgment of this case. The Supreme Court held this particular ruling in favor of मौला बक्स. कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 74 इज़ अ कंप्लीट कोड और लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है. इस सेक्शन का मेन पर्पस ये था कि एग्जॉर्बेंट या फिर अनरीजनेबल अमाउंट्स रिकवर नहीं हो पाए. कोर्ट ने ये भी स्टेट किया कि अग्रीव्ड पार्टी को सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन ही मिलेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड अमाउंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई एक्चुअल लॉस प्रूव नहीं किया, कोर्ट ने उनको नॉमिनल डैमेजेस ही दिए. नाउ लेट्स डिस्कस इक्विटेबल डैमेजेस. तो जब भी मॉनेटरी डैमेजेस इनफ नहीं होते हैं, कोर्ट इक्विटेबल रेमेडीज ग्रांट कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस. ये एक कोर्ट ऑर्डर है जो एक पार्टी को उनके प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुल करने के लिए कंपेल करता है. इसका यूज़ तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर यूनिक हो और मॉनेटरी कंपनसेशन इनफ ना हो. दिस रेमेडी इज गवर्न्ड बाय द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ आपने एक रेयर क्लासिक कार परचेज़ की और उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 ऐसी कार्स हैं, व्हिच मीन्स यू हैव अ लिमिटेड एडिशन ऑफ सच कार. सेलर ने लास्ट मिनट पर मना कर दिया. मॉनेटरी डैमेजेस से आपको वो कार नहीं मिलेगी. इस केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकते हैं, कंपेलिंग द सेलर टू सेल द कार टू यू. देन यू हैव इंजंक्शंस. ये एक कोर्ट ऑर्डर है जो प्रिवेंटिव रिलीफ प्रोवाइड करता है. ये या तो एक पार्टी को कुछ करने से रोक सकता है, विच इज़ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, या उन्हें कोई स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए कंपेल कर सकता है, लाइक मैंडेटरी इंजंक्शन. ये ऑनगोइंग ब्रीचेस या इमिनेंट थ्रेट्स को एड्रेस करने में यूजफुल होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एक्टर ने एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो अगले 1 ईयर तक सिर्फ अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए ही काम करेंगे. अगर वो एक्टर सीक्रेटली किसी दूसरी प्रोडक्शन हाउस के लिए शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कोर्ट से इंजंक्शन मांग सकते हैं टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. नेक्स्ट वी हैव क्वांटम मेरिट. बेसिकली दिस इज़ अ लैटिन फ्रेज जिसका मीनिंग है एज मच एज वन हैज़ अर्नड. सो ये सर्विसेज या काम के लिए एक रीज़नेबल अमाउंट का क्लेम है जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है. इसका लीगल बेसिस सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मिल जाएगा, जो अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रिवेंट करता है.
फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंटीरियर डिज़ाइनर को अपने घर का रेनोवेशन करने के लिए हायर किया। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट के एंड में पेमेंट का अग्रीमेंट था, लेकिन प्रोजेक्ट मिडवे ही होने पर मिड हाफ कंप्लीट होने पर आपने टर्मिनेट कर दिया। द डिज़ाइनर कैन क्लेम क्वांटम मेरिट फॉर द वर्क ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, और जो भी मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किए हैं उसके लिए। नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस, we have already discussed this case, Hadley versus Baxendale. Do go through this judgment. एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आपको कोई केस समझना है या जब भी आपको एनालाइज करना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है, तो आप बेटर है कि इधर यू गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स जहाँ पर आप अपना जजमेंट डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीटली उसको पढ़ सकते हो अच्छे से डाउनलोड करके। एंड नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज दैट इट्स बेटर टू rely on authentic research databases like Manubhatra and SSC Online, all such databases. So yeah, to go through this particular lecture, I mean this particular PPT, after this particular lecture gets wrapped up. So let's now discuss the practical scenario based questions. First scenario: Arjun is a famous singer. He has a contract with XYZ Events to perform at a concert on December 1st. He has taken an advance payment. However, on November 15th, Arjun informs XYZ Events that he will not perform because he has signed a bigger event. तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये किस टाइप का ब्रीच है? तो इसका आंसर है, ये एक एंटीसिपेटरी ब्रीच है, क्योंकि अर्जुन ने परफॉर्मेंस डेट से पहले ही अपना इंटेंशन शोकेस कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव इज XYZ इवेंट्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपके क्या ओपिनियन है इसको लेके। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर XYZ इवेंट्स के पास अब दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं और डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं। सेकंड, वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं और दिसंबर 1st तक वेट कर सकते हैं, होपिंग अर्जुन विल चेंज हिज माइंड। लेकिन ये रिस्की है, क्योंकि अगर कोई सुपरवीनिंग इवेंट हो गया तो उनका स्यू करने का जो राइट है वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन दे स्यू इमीडिएटली? सो द आंसर इज येस, वो इमीडिएटली स्यू कर सकते हैं। एंड लॉ इसको अलाउ भी करता है कि अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को एंटिसिपेटरी ब्रीच पर एंड कर दे और एंडेड मानकर ही इमीडिएटली डैमेजेस के लिए स्यू करने का राइट मिला है उन्हें। सो या, दे कैन डू सो। Let's discuss one more practical scenario based question. A builder contracts with a client to construct a house for rupees 5 crores with a clause stating that if the project is delayed beyond 6 months, the builder must pay a penalty of rupees 50 lakhs. जो बिल्डर है वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करता है 8 मंथ्स लेट, बट जो क्लाइंट है वो प्रूव नहीं कर पाता कि कोई भी एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस हुआ है इस डिले की वजह से। क्लाइंट फिर भी डिमांड करता है कि उसे कंप्लीट 50 लाख्स की पेनल्टी मिलनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्लाइंट पूरे 50 लाख्स के लिए एंटाइटल्ड है? सो द आंसर इज नो, क्लाइंट ऑटोमेटिकली पूरे 50 लाख्स के लिए एंटाइटल यहाँ पे नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, इस सिचुएशन को कौन सा लीगल प्रिंसिपल गवर्न करता है? इस लीगल प्रिंसिपल को सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है, एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in the landmark case of Mola Bucks versus Union of India. This principle states injured party is only entitled to reasonable compensation, which means जो reasonable जो compensation हम यहाँ claim कर रहे हैं वो reasonable होनी चाहिए एंड वो एक्सीड नहीं करना चाहिए उस अमाउंट से जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेमेडी इज द कोर्ट लाइकली टू ग्रांट
ऐसे केस में कोर्ट क्या रेमेडी ग्रांट कर सकते हैं, एनालाइज कीजिए। सिंस द क्लाइंट हैजंट गॉन थ्रू एक्चुअल लॉस, ऐसा वो प्रूव नहीं कर पाए, राइट? कोर्ट लाइकली सिर्फ नॉमिनल डैमेजेस विच मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या कोई भी डैमेजेस नहीं देगी। एज पर द प्रेसिडेंट सेट इन मौला बक्स केस, कोर्ट एक ऐसे क्लॉज को एनफोर्स नहीं करेगी जो प्यूनिटिव हो बिना एक्चुअल हार्म के एविडेंस के, राइट? सो यू नीड प्रॉपर एविडेंस if you want to claim for the same. Now let's conclude this particular lecture. In summary, the Indian legal framework for breach of contract is a very sophisticated and comprehensive system. एक्चुअल एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच का जो डॉक्ट्रिन है वो एक हमें क्लियर पाथ प्रोवाइड करता है लीगल एक्शन इनिशिएट करने के लिए। एंड the core of the law on damages, which is found in Section 73, is a deliberate codification of common law principles from cases like Hadley versus Baxendale। और ये इंश्योर करता है कि कंपेंसेशन जो है वो सिर्फ फोर्सिएबल लॉसेस तक लिमिटेड नहीं है, उसके भी बहुत बियॉन्ड है। इंडिया का एक बहुत ही यूनिक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहा है सेक्शन 74 के रिगार्डिंग, और वो एग्जेम्प्लीफाई भी हुआ है मौला बक्स जैसे केसेस में। और ये आर्बिट्रेरी और प्यूनिटिव पेनाल्टीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बना है, ताकि हम इन्फोर्समेंट इनका जो है बहुत ही जस्ट और फेयर वे में कर पाएँ। एंड जब भी मॉनेटरी डैमेजेस इनसफिशिएंट होते हैं तो लॉ हमें एक बहुत ही इक्विटेबल रेमेडीज़ की रेंज प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शंस, जो कि स्पेसिफाइड रिलीफ एक्ट 1963 में डील होते हैं। So yeah, this dynamic legal regime balances contractual certainty with the principles of fairness and equity। और ये लिटिगेंट्स को भी एम्पावर करता है कि वो रेमेडी सीक करें, जो कि सिर्फ लीगली साउंड ही नहीं है बल्कि कमर्शियली प्रैग्मेटिक भी हैं। सो that's it for today. I hope you all enjoyed this particular lecture and it was fruitful listening to the same for so long and being attentive during the whole lecture. Thank you. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya, and stay tuned for the rest of the lectures. And thank you so much, and all the best.